Good morning, dear students. So today we are going to read the chapter number 10 from the book Honeysuckle, that is the banyan tree. So before you read, have you seen a mongoose? Yes, you must have seen many a times. You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. Yes, recently the chapter that we read, chapter number 9, we read about fight of mongoose and snake. So we read that mongoose can fight very well and can kill a snake. He has that much of ability. Look at the pictures and read the lines given along with them. Now see, this is the picture. Chapter is the banyan tree. Can you see the picture? There is a mongoose and a snake, cobra. So what has been written here? The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama, often seen in India. Yes, in India, there is a fight between mongoose and snake, which is really very awesome. This is just awesome thing to look at. I mean, this is like a classic drama. Classic वो चीज होती है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, and of fine quality means first rate, and the outcome is largely the same. Outcome means result. Here outcome means result, और जो रिजल्ट उसके निकलते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, एंड यू नो द रिजल्ट दैट almost in most of the cases the mongoose wins the fight. The mongoose is not immune to the venomous bite. हाँ जी, विनोम होता है पॉइजन, विनोमस हो गया पॉइजनस, जहरीला. तो यहाँ राइटर आपको बता रहा है कि मॉन्गोज इज नॉट इम्यून, मतलब उसमें ये इम्यूनिटी नहीं होती कि वो उसके पॉइजन की बाइट को सहन कर जाए. आई मीन ही इज नॉट रेजिस्टेंट टू द पॉइजनस बाइट, बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक. बट वो सिर्फ अपनी स्विफ्टनेस और अपनी उसमें जो क्विकनेस है, जो उसमें फास्ट अटैक करने की टेक्निक है, उसमें टेक्निक ही ऐसी है, मोशन ही उसके इतने क्विक एंड फास्ट होते हैं कि ही कैन विन ओवर अ स्नेक. द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस. अब कोबरा ये एज्यूम करता है कि उसका जो पोस्चर है वो डिफेंस वाला है, कि वो अपने आप को बचा रहा है, एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक. तो वो मॉनगूस की तरफ एक डिसाइसिव तरीके से जाने की कोशिश करता है, जैसे कि उसको धोखा दे रहा हो कि मैं तो आराम से हूं, या मैं तुम्हें मैं अपने आप को बचाने के लिए उसको बाइट करने की कोशिश करता है और उसको धोखा देने की कोशिश करता है. बट द क्विक मूविंग मॉन्गूज जम्प्स आउट ऑफ रीच. तो कोबरा जैसे ही उसको पकड़ने पहुंचता है तो मॉन्गूज क्या करता है? इट जस्ट जम्प्स आउट ऑफ इट्स रीच. इट जस्ट मूव्स अवे क्विकली, एंड हिज एक्शंस आर फास्टर देन द कोबरा. उसके जो एक्शंस हैं वो कोबरा से भी फास्ट हैं, इसीलिए वो अपने आप को उसकी रीच में पहुंचने ही नहीं देता, and comes at the snake from another direction, and he is so quick in moving in motion that he just goes to the another direction when the cobra tries to attack him. So वो क्या करता है? वो snake की तरफ दूसरी direction से पहुंच जाता है before the snake can get into striking position again. जब तक कि सांप उस पर अपना स्ट्राइक करने के लिए पोजीशन ही बनाता है, what does the mongoose do? It just gets away quickly from it and just comes from the another direction. और जो सांप है वो देखता ही रह जाता है कि what happened. This constant movement tires and discourages the snake. तो वो बार बार ऐसे ही करता है. This is his technique, this is his motive to tire the snake, मतलब उसको थका देना. वो अपनी मूवमेंट से ही सांप को इतना थका देता है और इतना उसको डिस्करेज कर देता है, उसको ये वो दिखाता है कि यू कैन नॉट रीच मी, आई एम फास्टर देन यू. सो वो थक जाता है, एंड द मॉन्गूज इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज. तो अंत में, एंड में, जब सांप थक गया तो कोबरा क्या करता है? सीइंग हिज चांस, वो अपना चांस देखकर, ही इज फाइनली एबल टू जंप इन क्लोज, उसके पास एकदम से क्लोजली उस पर जंप कर तुम्हारे देता है, एंड bury its teeth in the snake's neck, और अपने जो दांत हैं
वो स्नेक की नेक में टक कर देता है। आई मीन उसको अपने जो उसका जो नेक है स्नेक का, उसके उसकी नेक को अपने दांतों के अंदर दबा लेता है। यूजुअली सेवेरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रेट। सेवेरिंग मींस कटिंग ऑफ, कट ऑफ कर देना। वर्टिब्रेट होती है बैकबोन, हम वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें स्पाइन होती है, बैकबोन्स होती है, उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। तो वो क्या करता है, उस अपने दांत इतनी जोर से टक इन करता है उसके गर्दन में, नेक में, कि उसकी जो बैकबोन के जॉइंट्स हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं। और अगर बैकबोन के जॉइंट्स कट ऑफ हो गए तो सांप की वहीं पे डेथ हो जाती है। So the reason why the mongoose wins is not that कि he is immune to poisonous bite, but he is quicker and faster in action. तो वो अपने एक्शन और अपने मूवमेंट में इतना फास्ट है कि सांप को थका के एंड में उसके ऊपर ऐसा अटैक करता है, उसकी गर्दन को अपने दांतों के नीचे ऐसे लेता है कि उसकी गर्दन के जितने जॉइंट्स हैं उसके वर्टिब्रेट के, वो सब कट ऑफ हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई द स्नेक डाइज। नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स। यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री। बनियन वो बरगद का पेड़ जो बहुत ही ह्यूज होता है, जिसकी रूट्स जगह जगह स्प्रेड हुई होती है और ब्रांचेस बहुत ही ज्यादा फैल जाती हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज अ यंग बॉय when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. So ये उस टाइम की स्टोरी है जो ऑथर ने देखी थी when he was quite young, जब वो बहुत ही छोटा था और ओल्ड बनियन ट्री पर बैठा था अपने दादाजी के घर में। उसके दादाजी के घर में बहुत ही ह्यूज बरगद का पेड़ था जिस पर कि वो यूजुअली बैठता था, और वहां उसने एक ऐसी फाइट देखी कोबरा और मॉन्गूज के बीच में, एंड दिस इज द चैप्टर अबाउट दैट फाइट ओनली। सो पार्ट वन। though the house and grounds belonged to my grandparents. So author is saying कि दो means चाहे, कि चाहे वो घर और वो जो जमीन थी that belonged to my grandparents, वो मेरे grandparents की थी। The magnificent old banyan tree was mine, बट उसमें जो बरगद का पेड़ था ग्रैंड, मैग्निफिसेंट मीन्स बहुत ही विशाल, ग्रैंड, अमेजिंग, अम्यूजिंग इन लुकिंग, इन लुक्स, तो वो मेरा था। वो अब ऑथर उस बनियन ट्री को अपना क्यों कह रहा है? चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। मुख्य रूप से क्योंकि मेरे जो दादाजी थे, his age was 65 at that time and he could not climb the tree at that age. तो वो बरगद का पेड़ किसका हुआ? वो मेरा हुआ। चाहे जमीन उनकी थी, घर उनका था, पर उसके ऊपर जो बानियन ट्री था दैट वाज माइन बिकॉज ही कुड नॉट क्लाइंब इट। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड। और इसकी जो फैली हुई शाखाएं थी, अब ब्रांचेस फैल जाती हैं, आपने देखा है बरगद का पेड़, इसकी जो ब्रांचेस हैं बहुत ही बड़ी होती हैं और बहुत दूर तक फैली होती हैं। विच हंग टू द ग्राउंड, जो धरती पर लटकी हुई थी। अब जो ब्रांचेस होती हैं जब वो फैलती हैं तो वो दूसरी तरफ बेंट भी हो जाती हैं, तो वो धरती पर लटकी हुई थी, धरती पर मुड़ी हुई थी, एंड टुक रूट अगेन, और जहां पर उनकी वो ब्रांचेस लगती थी वहां से वो दोबारा से रूट पकड़ लेती थी, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस। ट्विस्टिंग मीन्स घुमावदार, तो फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ विंडिंग पाथ्स, पैसेजेस मींस पाथ्स, क्योंकि जब ब्रांच जमीन पे लगी वहां उसने एक और रूट पकड़ी, कहीं और रूट पकड़ी, तो बीच बीच में से रास्ते बनते गए, थोड़े से घुमावदार रास्ते बनते गए, एंड दैट गेव मी एंडलेस प्लेजर, और उससे मुझे असीम खुशी मिलती थी। एंडलेस मींस जिसका कोई एंड ही ना हो, प्लेजर मींस खुशी। Among them were squirrels and snails and butterflies. और उनके बीच में मैं किसको देख सकता था? कौन थे वहां पर? स्क्विरल्स थी, स्नेल्स थी, बटरफ्लाइज थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस। तो जो वो पेड़ था वो घर से ज्यादा बड़ा था, मीन्स उससे ज्यादा पुराना था, उससे बूढ़ा था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर के बर्थ से भी पहले का वो वहां पर बनियन ट्री था। As old as Dehradun itself. That means author is living at Dehradun.
So the story that he's telling about has taken place in देहरादून. वो पेड़ उतना ही पुराना था जितना कि देहरादून. I could hide myself in its branches. मैं अपने आप को उन ब्रांचेस में छुपा सकता था. Behind thick green leaves. और उसके जो ग्रीन लीव्स थे वो भी बहुत मोटे थे और बहुत बड़े होते थे. तो मैं उन ब्रांचेस में से अपने आप को ब्रांचेस में पत्तों के पीछे छुपा लेता था. एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो. अब क्योंकि वो पेड़ के ऊपर बैठा है, वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है. सो द ऑथर इज सेइंग कि he could spy on the world below. Spy means to watch secretly. As you can see, the meaning has been given in your book. Spy means to watch secretly. Secret तरीके से देखना. और जो संसार नीचे था उसको वो एक सीक्रेट तरीके से वो देख सकता था. मतलब whatever the happenings were I mean happening there, he could watch on them from that tree, that too secretly. My first friend was a small gray squirrel. तो उस पेड़ पर जो मेरी सबसे पहली दोस्त बनी वो एक छोटी सी ग्रे कलर की स्क्विरल थी, गिलहरी. आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर. आर्चिंग मीन्स कर्विंग. जो एक वो वक्र सा नहीं बन जाता, कर्व सी बन जाती. कर्व आपको पता है क्या होती है? सेमी सर्कल शेप में तो उसकी जो बैक थी दैट इज इन कर्विंग पोजीशन. एंड स्निफिंग इनटू द एयर. और वो जब हवा में सांस लेती थी, स्निफ करना, जोर से सांस लेना. ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट. ऐसे लगता था देखने में कि वो डिसलाइक करता है. ही है तो करता है, स्क्विरल ही है यहाँ पे. ऐसे लगता था देखने में कि वो डिसलाइक करता था. क्या डिसलाइक करता था? माई इन्वेजन ऑफ हिज प्रिवेसी. इन्वेजन मीन्स इंटरफेरेंस. और प्राइवेसी कह लो या प्रिवेसी कह लो. प्राइवेसी होता है जब आप किसी प्राइवेट जगह पे बैठे हो, लोनलीनेस है वहां पर, एंड यू डोंट वांट एनीवन्स इंटरफेरेंस देयर. ठीक है. तो ऐसे लगता था जैसे कि उसकी प्राइवेसी को मैं इंटरफेयर कर रहा हूं. एंड ही डिसलाइक्ड इट. मतलब कि उसको ये पसंद नहीं था कि उसकी प्राइवेसी को कोई इंटरफेयर करे. But when he found that I did not arm myself. आर्म का यहाँ मतलब है कोई वेपन होना. आर्म्स का मतलब वेपन्स होना होता है कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है विद कैटापल्ट और एयर गन. कि मेरे पास कोई कैटापल्ट या एयर गन नहीं है. कैटापल्ट मीन्स गुलेल. अ कॉन्ट्रीवेंस फॉर थ्रोइंग. गुलेल सबको पता है, जब हम निशाना लगा के उसमें छोटा सा स्टोन रखकर निशाना लगा के किसी को हिट करते हैं. जब उसको लगा कि मेरे पास कोई भी गुलेल या एयर गन नहीं है, ही बिकेम फ्रेंडली. वो मेरे साथ फ्रेंडली हो गया. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड. और जब मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस केक्स के या बिस्किट्स के लाके देने शुरू किए, वो बहुत ज्यादा बोल्ड हो गया. मीन्स उसमें अब एक जो शाइनेस थी दैट वाज वेनिश्ड. वो खत्म हो गई थी. एंड was soon taking morsels from hand. See, morsels means small pieces of food. The meaning has been given. So अब वो मेरे हाथ से ही वो छोटे छोटे जो टुकड़े थे खाने के वो लेने लग गया था. Before long, he was delving into my pockets and he started searching my pockets also. Delving means searching and helping himself to whatever he could find. Help himself का होता है कुछ अपने आप कुछ लेके खाना. For example, when guests come at your home and you serve number of dishes and you just say to your guests कि help yourself. सो हेल्प योर सेल्फ का मतलब है कि आपको जितना चाहिए उतना अपनी प्लेट में डाल के खुद सर्व करके खुद खा लें. सो इन द सेम वे हियर, एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड. और जो भी उसको मेरी पॉकेट्स में से मिलता था, ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू हैव दैट. ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish. क्योंकि वो बहुत अभी एक बच्चा ही था. Quite young means बहुत ही छोटा था. और उसके जो फ्रेंड्स और उसके जो रिलेटिव्स थे वो सोचते थे कि वो फूलिश है, मूर्ख है. एंड हेडस्ट्रॉन्ग. हेडस्ट्रॉन्ग मीन्स ऑब्स्टिनेट, जिसको हम जिद्दी कहते हैं.
तो उनको लगता था कि वो फुलिश और जिद्दी है फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, because he was trusting a human being and means he was trusting the author. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, so banyan tree के ऊपर जब छोटी छोटी वो red figs आ गई, अंजीर जिसको हम अंजीर बोलते हैं, birds of all kinds would flock into its branches. Flock here means to gather. So birds of all kinds started gathering into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, manna, and crows. So these are the animals that used to flock in the branches, जिसमें बुलबुल थी, पैरट्स थे, मैना थे, क्रोज थे, squabbling with one another. Squabbling means quarreling. Quarreling with one another, एक दूसरे से लड़ते रहते थे. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. Why it was noisiest? Because many kinds of birds used to come there and they used to quarrel with one another. That is why it was the noisiest place during spring season. क्योंकि तभी उस पर figs, जो उसका fruit है वो fig है, उस पर आता था और वो जो सारे पक्षी थे एक दूसरे से लड़ते थे उनके लिए. Halfway up the tree, I had built a crude platform. So थोड़ा सा हाफ वे में जाके मैंने एक रफ सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था ट्री के ऊपर, where I would spend the afternoons when it was not too hot, and I used to spend my afternoons there when it was not too hot, जबकि जब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती थी. I could read there propping myself up against the tree. So, see, the meaning of propping myself up has been given in your book, that is leaning against. किसी चीज की support लेके वो थोड़ा सा टेढ़ा होके लेटना. So, मैं वहां पर पढ़ सकता था against the propping myself up against the tree, उस ट्री की शाखाओं का सहारा लेके with a cushion from the living room. और मैं वहां अपने लिविंग रूम से कुशन ले आता था. कुशन को वहां रख के आई जस्ट यूज टू लीन अगेंस्ट द ब्रांचेस एंड आई यूज टू रीड देयर. सो ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल वर some of the books that made up my banyan tree library. So these are the books, these are the names of the books, so you need to remember this. Treasure Island, Huckleberry Finn and the story of Dr. Dolittle were the sum of the books. ये वाली जो books थी उसने एक तरह से banyan tree के ऊपर अपनी लाइब्रेरी बना ली थी और वहां बैठकर उसने ये सारी बुक्स पढ़ी थी. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. And when I was just not in the mood of reading, so what did I used to do? I used to look down at the world below through the thick leaves. And on one particular afternoon, I had a grandstand view. Now see the meaning of grandstand view. A clear view from the best position. एक ऐसी पोजीशन जहां से आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा हो. A grandstand is a large covered space with rows of seats for people to watch sports. जैसे स्पोर्ट्स लोग देखते हैं तो उनकी जो पोजीशंस होती हैं, जैसे उनकी जो चेयर्स की पोजीशन होती है कैसे लगाई होती हैं आप सबको पता है थिएटर वाली पोजीशन में, तो वैसे ग्रैंड स्टैंड उसको कहते हैं. बट यहाँ ग्रैंड स्टैंड इसलिए बोला गया है क्योंकि उसकी जो पोजीशन थी दैट वाज एक्यूरेट टू सी समथिंग. एंड व्हाट डिड ही सी देयर? I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds. Indian wilds means जंगली. भारत के जंगलों में जो दिखने देखने को मिलता है. A fight between a mongoose and a cobra. That is why the author gives just a description about cobra and mongoose before reading the chapter. क्योंकि उसने वहां पर ये सारी फाइट देखी थी एंड उसने बहुत ही क्लियरली देखी थी. What did happen there? Now the author is going to describe about that fight in part 2. Now let's read part 2. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. Warm breezes, जो गर्म हवाएं चल रही थी, of approaching summer, जो समर जो थी नजदीक आ रही थी उससे पहले जो गर्म हवाएं चल रही थी, उन हवाओं ने इंक्लूडिंग द गार्डनर, गार्डनर के
साथ साथ सबको ही घर के अंदर भेज दिया। मीन नो वन वॉज रेडी टू कम आउटसाइड द हाउस एंड नो वन वॉज रेडी टू spend the afternoons out of the house. And the author was only one who was spending his afternoon sitting on that banyan tree. I was feeling drowsy myself. Drowsy होता है जब आपको बहुत नींद आ रही होती है, आप बहुत डल फील कर रहे होते हो. Wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes. So मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे पॉन्ड पे चले जाना चाहिए so that I could have a swim over there along with Ramu and the buffaloes. और उन्होंने जो buffaloes रखी हुई थी उनके साथ वो एक पॉन्ड में छोटी सी बाथ ले ले या swim कर ले. When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. मैं अभी ये सोच ही रहा था कि जब मैंने एक बहुत बड़ा ब्लैक कोबरा देखा. ग्लाइडिंग मीन्स मूविंग स्लोली. क्लम्प मीन्स ग्रुप ऑफ बुशेस. अब वो बुशेस किसकी थी? कैक्टस की. तो कैक्टस के ग्रुप में से आई मीन बुशेस में से वो ब्लैक कोबरा मैंने धीरे धीरे आता हुआ देखा. Gliding, moving slowly out of a clump. Clump means group of bushes. At the same time, a mongoose emerged from the bushes. और साथ ही क्या हुआ? अगर मैंने कोबरा देखा तो साथ ही मैंने क्या देखा? A mongoose who was coming out from the bushes. Emerged means came out and went straight for the cobra. और वो एकदम से कोबरा की तरफ भागा. बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन कि जहां पर आपको मॉनगूज दिखेगा वहां कोबरा होगा, कोबरा के साथ मॉनगूज होगा, मतलब एक दूसरे को दोनों देख लें तो वो एक दूसरे से दूर रह नहीं सकते. उनकी एनमिटी इतनी पक्की है, इतनी दुश्मनी पक्की है कि इफ दे सी ईच अदर दे विल जस्ट गो फॉर ईच अदर. In a clearing means an open space in a forest where there are no trees. तो कुछ ऐसी जगह जहां पर क्लियरिंग थी और कुछ ट्रीज नहीं उगे हुए थे, जो जगह थी वो क्लियर थी. बीनीथ द बनियन ट्री के नीचे. बीनीथ मीन्स अंडर. अंडर द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस. दे वर जस्ट स्टैंडिंग फेस टू फेस. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter. And cobra को ये पता था. He knew that very well. उसको ये too well, बहुत अच्छे से पता था कि वो जो 3 फुट का मॉनगूज है ग्रे कलर का, he was an excellent fighter. Superb means excellent. क्लेवर एंड एग्रेसिव. एग्रेसिव होता है बहुत गुस्से वाला, जो अटैकिंग पोजीशन में हो. वो बहुत क्लेवर भी था और बहुत एग्रेसिव भी था. बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. बट कोबरा भी कम नहीं है. इट डज नॉट मीन कि मॉनगूज फाइट जीत जाता है तो कोबरा इज नॉट अ गुड फाइटर. इट इज नॉट देयर. कोबरा टू वॉज एन आर्टफुल, जिसमें बहुत आर्ट होती है, स्किल जिसमें जिसके अंदर बहुत स्किल्स होती हैं. एक्सपीरियंस्ड, और जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है किसी चीज का, कोबरा भी आर्टफुल और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था. He could move swiftly and strike with the speed of light. Now, यहाँ कोबरा के बारे में बोला गया है कि वो भी बहुत ही स्विफ्टली. स्विफ्टली मीन्स वेरी क्विकली. एंड स्ट्राइक, स्ट्राइक करना होता है हिट करना. विद द स्पीड ऑफ लाइट. अब लाइट किस स्पीड से मूव करती है? यू नो वेरी वेल, यू माइट हैव रेड अबाउट इट इन योर साइंस. जो लाइट की मूव करने की स्पीड होती है उसी स्पीड में वो बहुत तेजी से हिट कर सकता था. And the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. हाँ जी, यहाँ सैक्स का मतलब है बैग्स या पाउचेस. पार्ट होता है ये बॉडी का जिसकी शेप ऐसी होती है कि वो एक बैग या एक पाउच के जैसे लगता है. ठीक है. बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, एंड फैंग्स इज लॉन्ग शार्प टीथ ऑफ अ स्नेक और डॉग. डॉग या स्नेक के जो टीथ होते हैं उनको फैंग्स बोला जाता है. तो उसके लंबे तीखे दांतों के पीछे जो सैक्स थे, जो बैग्स या पाउचेस थे, दे वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन. और उनमें इतना जहर था कि वो किसी इंसान को काटे तो मार दे, वो इंसान मर जाए उस जहर से. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ
चैंपियंस। चैंपियंस क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल, द परफेक्ट्स ऑफ द प्लेयर्स, जो किसी गेम को बहुत ही अच्छे से खेलते हैं, एंड दे आर द चैंपियंस ऑफ द गेम्स। सो ये जो बैटल थी, ये चैंपियंस की बैटल थी, because both of the animal were expert in fighting and they were expert at their places. No one was lesser than the another. हिजिंग डेफियंस, हिजिंग साउंड आपको पता है जो स्नेक की साउंड होती है। डेफियंस मींस रेबिलियन या रेजिस्टेंस। हिज फोक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, डार्ट करना होता है मूव, किसी चीज को बहुत क्विकली मूव करना, ठीक है, अचानक से, अचानक से इतनी स्पीड से मूव करना कि आपको पता ही ना चले। तो जो कोबरा था उसकी जो टंग है, दैट इज लाइक द शेप ऑफ अ फोक। फोक की शेप की होती है ना, आपने फोक सबने देखा होगा। तो उसने अपनी जो टंग थी, व्हाट ही वाज डूइंग विद द टंग, ही वाज जस्ट डार्टिंग इट इन एंड आउट, वो फटाफट से उसको अंदर और बाहर मूव कर रहा था बहुत क्विकली। द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड। 6 फीट का था कोबरा, और उसमें से अपने जो 3 फीट थे उसने अपनी ग्राउंड के ऊपर रेज कर लिए। मतलब कि जो 3 फुट, वो बाकी तो वो क्वाइल करके बैठा था, या ही वॉज इन अ लेइंग पोजिशन, बट जो 3 फीट थे वो 3 फुट, अपने 6 में से 3 फीट को ऊपर करके ग्राउंड के ऊपर रेज कर लिया, उसने अपने आप को उठा लिया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, और हुड का यहाँ मतलब है फन, जो नाग का फन होता है, कवरिंग फॉर द हेड, जो उसके सिर के ऊपर कवरिंग होती है वो किस शेप में होती है आपको पता है सबको, तो उसको हम फन कहते हैं। और उसने अपना बहुत ही ब्रॉड, और स्पेक्टिकल्ड का मतलब है जिसके ऊपर स्पेक्टिकल के जैसे मार्क्स हो, जैसे हम ऐनक लगाते हैं ऐसे मार्क्स हो, तो उसने अपने उस फन को फैला लिया। जब वो फन फैलाता है तो उसका फन बहुत ही ज्यादा फैल जाता है। द मॉन्गूज बुश्ड हिज टेल, और मॉन्गूज ने अपनी जो टेल थी वो वेव की, हिलाई। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसकी जो बैकबोन पे लंबे लंबे बाल थे वो खड़े हो गए। दो द combatants were unaware of my presence in the tree. Combatants means the participants who are there in a fight. जबकि दोनों को, अब यहाँ दो पार्टिसिपेंट्स कौन है, एक कोबरा और दूसरा मॉनगूज, उनको मेरी प्रेजेंस का नहीं पता था। दे वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 other spectators. Now who are spectators? The one who watch a show or a game. So वहां spectators, उनको ऐसे लगा, कोबरा एंड मॉनगूज को, they just soon realized that there were 2 other spectators. They did not get to know about my presence, but they soon realized the arrival of 2 other spectators. And who were they? One was a मैना, the other a jungle crow. एक मैना थी और एक जंगली कौवा था, तो दोनों वहां उनकी फाइट को देखने के लिए आ गए। They had seen these preparations for battle. So both of them, they saw the arrangements for the battle and had settled on the cactus to watch the outcome. And both of them, Manna and Crow, they just sat on the cactus to watch the result, ki what is now going to happen. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. हाँ जी, had they been, अगर ऐसा होता, had they been का मतलब होता है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वो दोनों सेटिस्फाई होते सिर्फ देखने के लिए, कंटेंट मींस सेटिस्फाई, अगर वो सिर्फ उस लड़ाई को देख के ही सेटिस्फाई हो जाते, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, तो उन दोनों के साथ सब कुछ बहुत अच्छा जाता। बट बिकॉज दे वर नॉट ओनली determined to see the fight, but they were trying to indulge in the fight. That is why this line has been used. That we will read in the next part, कि उन्होंने क्या किया, मैना और क्रो ने उनकी फाइट में कैसे अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश की, and what happened with them. That we will read afterwards, and we will continue this chapter tomorrow. I hope till now everything is clear to you. If you still feel any doubt, you can ask better. Thank you so much.